हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं टू अटेम्प्ट फॉर नीट 2023। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लास्ट के चंद दिन बचे हैं और अब हमारी नाउ और नेवर स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए। पेपर देना एक आर्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, साल भर बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर पेपर में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। जैसे कभी OMR गलत भर गई, कभी सिली मिस्टेक हो गई, कभी इनकरेक्ट या फॉल्स नहीं दिखा और ट्रू लगा दिया। और छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण कभी पेपर छूट गया, किसी क्वेश्चन पर अटक गए और पता पड़ा आगे के क्वेश्चन इजी थे पर पेपर ही रह गया। तो ये बहुत छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर अच्छी पढ़ने के बावजूद, कंसेप्ट्स क्लियर होने के बावजूद भी हम उतना स्कोर नहीं कर पाते जितना हम डिजर्व है। आज मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से वो टिप्स जो मैंने मेरे AIPMT में मेरे प्री PG के टाइम पर फॉलो किया था उससे बताने वाली हूं हाई स्कोरिंग स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2023। आइए, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आप सब जानते ही हैं, आप सबको मालूम है ऑलरेडी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी चारों ही सब्जेक्ट्स में सेक्शन A होगा जिसके अंदर 35 कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, यानी इनमें कोई चॉइस नहीं है, राइट। ये तो आप सभी जानते हैं। और सेक्शन B में 15 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 10 करने हैं, राइट। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये टोटल जो है वो हो जाते हैं 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस। अब पहले क्या होता था, 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स में करने होते थे, यानी एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट मिलता था। बट अगर अब हम काउंट करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये 200 क्वेश्चंस माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि 200 क्वेश्चन पढ़ोगे तो सही, कैसे कम पढ़ना है वो भी अभी मैं सिखाऊंगी, बट हाँ फिर भी 180 से तो ज्यादा ही रीड करेंगे चॉइस ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए कि हमें कौन सा अटेम्प्ट करना है। और हमें जो टाइम दिया गया है वो 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे मतलब 180 और 20 यानी 200 मिनट दिए गए हैं। यानी अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो हमें 1 मिनट दिया गया है पर क्वेश्चन। और इसमें हमें दो चीजों पे ध्यान रखना है। नंबर 1, अपनी स्पीड पे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमारा पेपर कम से कम 15 से 20 मिनट पहले हो जाना चाहिए ताकि हम फाइनल रिवीजन, रिकैपिंग, रिकॉलिंग भी कर सके। बट केवल स्पीड नहीं, पता पड़ा जल्दी जल्दी के पर सारे गलत हो गए, तो हमें एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है। यानी जो की मंत्रा होने वाला है वो है कि कौन जल्दी, कम समय में ज्यादा और सही आंसरिंग करेगा, स्पीड विद एक्यूरेसी। तो सबसे पहले पेपर में हमें ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब सीक्वेंस आप पूरे साल से, आई एम श्योर एग्जाम्स दे दे के, मॉक टेस्ट दे दे के आपका एक सीक्वेंस डिसाइड हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। अगर हो गया है तो जो भी आप सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं उसे ही कृपया करके कंटिन्यू करिए। जैसे सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से आगे बढ़ना है और टुवर्ड्स वीकर सब्जेक्ट हमें जाना है। जनरली स्टूडेंट्स का बायो स्ट्रांग होता है, तो बॉटनी, जूलॉजी में से जो भी पार्ट आपका स्ट्रांग है आप अपने अकॉर्डिंग उसे जमा सकते हैं। जनरली उसके बाद केमिस्ट्री और कंपैरेटिवली सबसे वीक फिजिक्स होता है। एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो भी मैं स्ट्रांगली एडवाइस करूंगी कि आप बायो से ही पेपर शुरू करें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी भी कैलकुलेशंस लंबे लंबे आ सकते हैं, कभी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो बायो सबसे सेफ होता है पहले करना। अब आप जो भी मॉक टेस्ट देंगे उसमें 50 से 55 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली अब से आपको टारगेट करना है कि मेरा इतनी देर में पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप टारगेट करेंगे तो भी 5-6 मिनट तो एक्स्ट्रा लग ही जाते हैं। तो हमारे दिमाग में एक घड़ी सेट होनी चाहिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मैं बता रही हूं विथ OMR फिलिंग। अभी हम OMR फिलिंग की भी बात कर लेंगे। विथ OMR फिलिंग हमें इतना टाइम लगना चाहिए, ये हमारा एक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो सीक्वेंस अगर आप कोई फॉलो कर रहे हैं तो उसे फॉलो करके रखिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो पहले बायो, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो भी थोड़ा बेटर है, और सबसे आखिरी में जो सबसे कमजोर कड़ी है। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स हम क्या रखें, और इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, रन टू द एंड। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका ये मतलब है कि किसी भी क्वेश्चन पर डोंट स्टक फॉर मोर देन 20 सेकेंड्स।
15 से 20 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन पर अटकना नहीं है। सपोज मैंने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, फोर्थ क्वेश्चन जो है मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा लग तो रहा है यार पढ़ा हुआ है पर क्या पढ़ा था एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा, या बड़ा लंबा सा क्वेश्चन आ गया है, मैं कैलकुलेशन करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, या एक बार मैंने कैलकुलेशन की फटाफट से पर वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया जो मेरा आंसर आया है, तो उस पर अटकना नहीं है। स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है कि जब हम घर से निकले तो एक दो हमें रेड लाइट जल्दी जल्दी मिले, पर आगे हो सकता है सारी ग्रीन लाइट हो। तो होता क्या है, जनरली हम क्वेश्चन पर अटकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट होते हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, और कॉन्फिडेंस लेवल लो होते आगे अच्छे ईजी क्वेश्चंस भी हमारे गलत होते जाते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिए, हमारा टारगेट है कि एक बार हमें रेस आखिरी तक दौड़नी है, हमें सारे क्वेश्चंस आंखों से निकालने, क्योंकि हो सकता है कि जो सेट मुझे मिला है वहां शुरू में ही टफ क्वेश्चंस हो, या जो मैंने पढ़े नहीं है वो हो, और आगे बहुत इजी पेपर हो। तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। अब जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए 3 याद रखना है, टिक, क्रॉस एंड या तो गोला सर्कल कर लो या आर। इसका क्या मतलब है, देखो समझो, 3 तरह के क्वेश्चंस में लेंगे आपको, ध्यान से सुनना। एक लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। अब ये लेवल्स क्या है, लेवल 1 जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, जो बायो में अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी से उठकर आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड होंगे, डायरेक्ट यानी इजी क्वेश्चंस हैं जो आपको हलवा आते ही आते हैं। एंड बिलीव मी 60 to 70% पेपर ऐसे ही क्वेश्चन से बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से। नंबर 2, कैन डू। कैन डू मतलब आप कर तो सकते हो, आपने उन्हें पढ़ा भी है पर याद नहीं आ रहा, लंबा कैलकुलेशन है, एक बार में कैलकुलेशन नहीं आया, कुछ इस तरह का, थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ये हो गए कैन डू। और तीसरे जिनके आपको भनक ही नहीं है, हवाइयां उड़ी हुई हैं, मालूम ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, वो चैप्टर ही आपने नहीं पढ़ा था, कुछ ऐसा, तो आपको क्या करना है, ये 3 सिंबल्स को क्वेश्चन पेपर में यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा, वो मेरा करेक्ट हो गया, मुझे पक्का आता था, सेकंड भी मुझे पक्का आता है, थर्ड भी मुझे पक्का आता है, फोर्थ मैंने पता ही नहीं है, मैंने सुना ही नहीं है, मैं इसमें तुक्का नहीं मारूंगी, फिफ्थ क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से आता था, सिक्स्थ क्वेश्चन में कंफ्यूज्ड हूं, लंबा है, कैलकुलेशन है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, तो मैं या तो यहां पे गोला लगा दो, ठीक है, या यहां पे आर लिख दो, आपको जो भी सूट करता है, पर एक ही प्रैक्टिस करना। इसे मैं रिव्यू करूंगी बाद में, अभी अटकूंगी नहीं, अभी तो मैं आगे बढ़ती जाऊंगी। तो 7th आ गया, 8th आ गया, 9th नहीं आया, 10th मेरा रिव्यू हो गया। ऐसे क्वेश्चन पेपर पर लिखना ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट्स की बात कर ली, हमने बात कर ली अटकना नहीं है, लास्ट तक जाना है, और हमने लेवल ऑफ क्वेश्चन की भी बात करी कि कैसे क्वेश्चन पेपर पर हमें डिफरेंट लेवल्स के लिए प्लान करना है। अब हमें क्या करना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आपको बताती हूं, यहां पे समझिएगा। एक तो एक बात ध्यान रखो, मैं आपको एक टिप दे देती हूं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की जब बात चल रही है, कि जो सेक्शन बी है, देखो होता क्या है, अब तो वैसे आप सबको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज अब तो पेपर 2 साल से इस तरह से आ रहा है, वरना पहले स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते थे कि जैसे मान लीजिए इसमें हमें पता है 15 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सपोज इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, तो एक बात ध्यान रखो, आपके बेस्ट 10 नहीं लिए जाएंगे जो सही हैं, आपके फर्स्ट 10 काउंट किए जाएंगे, जो भी आपने पहले 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। सपोज करो आपका ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये आपने छोड़ा हुआ, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग है, करेक्ट है, रॉन्ग है, छोड़ा है, राइट है, रॉन्ग है, तो आपके फर्स्ट 10 ही लिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 करेक्ट माने जाएंगे आपके, और 4 रॉन्ग माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपके इन 2 को मान लेंगे, तो ध्यान रखना पहले 10 को ही काउंट किया जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक टिप देती हूं, बिकॉज मैंने ऐसे पेपर अपने प्री पीजी के टाइम, हमारे टाइम पर आते थे चॉइस वाले, और हम इसे कैसे सॉल्व करते थे। देखिए स्टार्ट विथ शॉर्टर एमसीक्यूज, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा लंबा सा है, आप छोड़ दो, पढ़ो ही मत, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, इजी छोटा लगा दिया, तीसरा भी इजी छोटा लगा दिया, फोर्थ फिर बड़ा लंबा है, आप मत पढ़ो, फिफ्थ पे पहुंच जाओ। भाई हो सकता है कि आपके 10 क्वेश्चंस आपको आते भी हों और वो छोटे वालों में से ही आते हो, तो आपको लंबा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं पड़ा, तो आपने टाइम सेव कर लिया। अब आप कहोगे मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे 8 ही आए छोटे में से, हो सकता है बिल्कुल। तो जब हम रिव्यू करेंगे
तो हम पढ़ लेंगे ना लंबे, तो भी तो हमें पूरे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं इसमें टाइम सेव होने के। तो हमेशा अगर बहुत लंबा है तो उसे शुरू में स्किप करो, स्किप लॉन्गर एमसीक्यूज, इन्हें स्किप कर दो, छोटे छोटे चेक करते जाओ, और फिर नहीं हुआ तो जब बाद में रिव्यू करेंगे तब कर लेंगे लॉन्ग हम। तो एक तो ये बात ध्यान रखना, ये मैं आपको बिल्कुल रामबाण बता रही हूँ जो मेरे लिए बहुत हेल्प करता था। और क्वेश्चन पेपर में ये भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब अपने को एक चीज और करनी है, ध्यान से समझो। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक इसलिए होती होगी क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारी सिली मिस्टेक हो गई, हम पढ़ नहीं पाए, उसमें फॉल्स पूछा था हमने ट्रू लगा दिया, या ट्रू पूछा था हमने फॉल्स लगा दिया, हमें कंफ्यूजन हो गया, हमें मतलब समझ में नहीं आया, मैं समझ ही नहीं पाई, अच्छा वो ये जानना चाह रहे थे। लगता है ऐसा? कितने लोगों को लगता है बताओ मुझे। स्टूडेंट्स, ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है, और ब्लंडर जीवन में बवंडर लेकर आता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी सिली मिस्टेक नहीं होती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लैक ऑफ एक्यूरेसी है, हमारी ब्लंडर है ये, हम हमसे एक तरह से पाप कर रहे हैं हम अगर आती हुई चीज नहीं आ रही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा। एक्चुअली सारा खेल होता है आई, हैंड और ब्रेन के कोऑर्डिनेशन का। दिमाग चीजों को, आंखें पढ़ती हैं, दिमाग एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है, और हाथ फिर टिक लगाते हैं, गोला लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले रीड प्रॉपरली। अब रीड कैसे करोगे, इसके लिए आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो। 10-12 दिन बहुत है, एनसीईआरटी की रीडिंग शुरू करो एवरी डे मिनिमम फॉर 15 मिनट्स। रीडिंग करते टाइम हाथ में पेन होना चाहिए, पेन या पेंसिल, और ऐसे लाइन रीड करो, आई, ब्रेन, हैंड कोऑर्डिनेशन, मार्क करते जाओ हल्के हल्के हाथ से, और दिमाग में सोचते जाओ इसका मतलब क्या है। धीरे धीरे आप देखना आपकी स्पीड कैसे बढ़ जाएगी। सो रीड करना है प्रॉपरली, उसके बाद अंडरस्टैंड करना है। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। इसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरलाइन या सर्कल, जो भी आपकी आदत है वो आप फॉलो कर सकते हैं कीवर्ड्स को, जैसे फॉल्स है, इनकरेक्ट है ना, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, या जो भी आपसे पूछा है। जैसे थोड़े अभी लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा था कि ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज डन बाय। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने हेलिकेज आंसर दिया था, जो रेप्लिकेशन में हेलिक्स ओपन करता है, पर यहाँ ट्रांसक्रिप्शन में तो वो काम आरएनए पॉलीमरेज करता है। तो ऐसे जो कीवर्ड्स हैं उन्हें अंडरलाइन या सर्कल जरूर करिए, क्योंकि होता क्या है, पढ़ते टाइम तो हम देख लेते हैं, पर जब ऑप्शंस ढूंढते हैं ना तो दिमाग में भूल जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है और आंसर गलत आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। ये करने के बाद में, इसके बाद हमें पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे आंसर टिक करके रख लेना है। आंसर टिक कर लो, ए बी सी डी जो भी है उसे लगा लो अच्छे से, क्लियरली, नीटली। और अब इसके बाद OMR फिलिंग करनी है। अब OMR फिलिंग कैसे करनी है ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। ऐसे कई स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब भी एक केस था, और अपनी लाइफ में मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी देखा है कि जल्दी जल्दी में जब आखिरी में 15-20 मिनट, आधा घंटा बचता है और OMR फिल करना शुरू करते हैं, तो प्रेशर के कारण एक भी OMR अगर गलत फिल हुआ तो लाइन से सारे गलत हो जाते हैं, और कभी कभी सिलेक्शन से भी दूर रह जाते हैं। तो ये मेरी आपको स्ट्रिक्टली प्रेम भरी एडवाइस है कि OMR फिलिंग आफ्टर एवरी 10 to 15 क्वेश्चन होना ही होना चाहिए। होता क्या है, उस समय अपने को लगता है यार टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी आगे के क्वेश्चन पढ़ ले, कहीं पेपर नहीं छूट जाए, कुछ नहीं होने वाला। भाई मैं 170 करूं, पर 170 सही तो करूं, बजाय इसके कि 180 तक पूरे पढ़ लिए मैंने और एक OMR गलत हुआ और सारे गलत हो गए। तो OMR 10 से 15 क्वेश्चन के बाद फिल करना ही करना है। कैसे करना है वो भी अभी बता दूंगी। अच्छे से समझ आ रहा है, इनको फॉलो करना स्टूडेंट, सुनने से कुछ नहीं होगा, इसको फॉलो करना। चलो आ जाओ, ये सारा कुछ हो गया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रफ वर्क को नीटली करिए। होता क्या है, रफ वर्क करते हैं और जब अपन रिवीजन करने को होते हैं तो अपने को खुद ही नहीं मिलता, ये ऐसे 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 5th क्वेश्चन ये क्या करा हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आता है। और पता पड़ा रफ वर्क में छोटा छोटा खिचड़ी पकाने के चक्कर में वो कोई वैल्यू जो है, सपोज ऐसे 8 लिखना था, ऐसे 8 लिखना था, ये 9 लग गया और इससे आंसर निकाल रहे हैं अपन। तो ऐसा नहीं करना है। और ऑप्शन जरूर एक दिया होता है जहां से आप गलत कैलकुलेशन से करोगे तो आंसर आ जाएगा। वो एग्जामिनर जो बैठे हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड है। तो रफ वर्क नीटली, जैसे अगर क्वेश्चन 5th है तो 5 लिखो और ऐसे एक बॉक्स बनाओ। जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो एक बॉक्स बनाओ,
और लिखो एंड में, सपोज आंसर 0.6 आया है तो उस पर ऐसे गोला भी बनाओ, ताकि जब आप रिकॉलिंग रिवीजन करोगे, सेकेंड टाइम पर रिव्यू करोगे, तो आपको पता हो मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूं। सो रफ वर्क बहुत नीटली करना है। खिचड़ी पकानी है कि नहीं पकानी? नहीं पकानी, खिचड़ी नहीं पकानी, ठीक है। अब पूरा पेपर 15 से 20 मिनट पहले हमको फिनिश करना है। जब एक बार हम जल्दी जल्दी देखते गए, टिक लगाते गए, गोला लगाते गए, क्रॉस लगाते गए, करते गए बिना अटके, टक 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 10 से 15 के बाद OMR फिल करते गए। एक बार मेरे पूरे 200 क्वेश्चन यानी एक मेरे आंखों के आगे से निकल गए। अब मैं दोबारा पेपर स्टार्ट करूंगी और मैं क्या करूंगी, जहां टिक लगा है वो तो मुझे देखना ही नहीं है, ठीक है। जहां क्रॉस लगा है वो भी मुझे नहीं देखना, मुझे गोला या आर जहां लगा है अब मैं इनको टाइम दूंगी और इनमें भी मैं दोबारा से बस 15 से 20 सेकंड से ज्यादा अटकूंगी नहीं। आता जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखना, रिकॉलिंग रीट्राइंग बाद में होगी, एक बार जब सारे क्वेश्चंस आंख से निकल जाएं। इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा। अब OMR फिलिंग में, वैसे तो OMR शीट आप सब जानते हैं, सबसे बड़ा बवाल क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि अगर मैंने नेम या रोल नंबर OMR में गलत फिल कर दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने बबल गलत फिल करा है तो कोई टेंशन मत लो, नो चिंता, नो चिंता। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ मैनुअली चेक किया जाता है। मैनुअल चेक यानी जो आपने हाथ से लिखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसा लिखा है राम, फिर यहाँ पे स्पेस आएगा, फिर कुमार, तो ये राम कुमार इंपॉर्टेंट है। इसका बबल गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, भरना नहीं है गलत, बट एक आपकी तसल्ली के लिए बता रही, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैनुअली नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर लिखना इंपॉर्टेंट है, और वो शुरू में ही लिखना है, आखिरी का वेट नहीं करना है कि पेपर छूट जाएगा, पेपर छूट जाएगा। ये बहुत जरूरी है, इसको पहले करना ही करना है, ठीक है। अब एक और चीज जो हमें इसमें ध्यान रखनी है कि OMR हर 10 से 15 क्वेश्चन के बाद फिल करना है, वो तो हमने बात कर ही ली। अब एक और चीज, कई वीडियोस आपको बोलेंगे कि डॉट लगा दो, टिक लगा दो, ये सब नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है कुछ जगह की मशीन ना पकड़ती हो, पर बिल्कुल OMR स्कैनर इसको पकड़ सकता है। ये आदत नहीं बनानी है। फिर कैसे बबल करेंगे? देखो, बबल करने का बेस्ट तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैंने खूब गोले भरे हैं जिंदगी में। देखो, सबसे पहले आउटलाइन से शुरू करो। जैसे ये बबल है ना, ये आउटलाइन ऐसे, और ऐसे करके फिर सेंटर की तरफ आ जाओ, ऐसे करते हुए ये सेंटर की तरफ आ गए, ये ठीक है। ऑफ कोर्स ढंग से भर देंगे हम, पर पहले बाउंड्री से शुरू करो। सो स्टार्ट फ्रॉम बाउंड्री आउटलाइन एंड देन इनवर्ड्स, देन इनफिल, अंदर की तरफ फिल करना, ये बात ध्यान रखना। अब एक और चीज बताती हूँ, कई स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं और कई जगह आपने ये देखा भी होगा स्टूडेंट्स कि ऐसा कहते हैं कि सपोज करो आपने ए फिल कर दिया, सपोज पहले गलती से, ठीक है, या आपने ए फिल कर दिया, ए। अब आपको लगा यार ये तो आंसर ही नहीं है, मुझे बी लगाना है, तो कई लोग क्या बोलते हैं कि बी भी फिल कर दो, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इसे अनअटेम्प्टेड मान लेंगे और आपको 0 मार्क्स दे देंगे। 0 मार्क्स नहीं, इसे रॉन्ग माना जाएगा, इसे रॉन्ग माना जाएगा और आपको -1 नंबर मिलेगा। तो ऐसा कतई ना करें। फिर आप कहोगे मैम क्या करें अगर ये गलत फिल कर दिया? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, नर्वस मत हो गई एक में गलती, तभी तो कह रही हूँ और 10 से 15 के बाद फिल करो, किस्मत समझ लो, इसको छोड़ दो, पर और गड़बड़ मत करो आप भाई। इसको और गड़बड़ करोगे तो आप टाइम भी तो वेस्ट कर रहे हो अपना एक और बबल फिल करने में। ए अकेला करोगे तो भी -1 मिलने वाला है, ए और बी दोनों करोगे तो भी -1 मिलने वाला है, पर यहाँ टाइम वेस्ट हो गया, नंबर 1। और नंबर 2, वो जो अपने को उम्मीद रहेगी कि शायद नंबर मिल जाए, बिल्कुल पचड़े में नहीं पड़ना है। अपने को तैयारी ऐसी रखनी है कि ये एक आध गलती पहले तो होनी नहीं चाहिए, और हो भी गई तो अब कुछ नहीं करना। पर हाँ, ये डबल बबलिंग्स वगैरह नहीं करनी। सोचो ना यार, ऐसे तो सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जितने गलत है उन सब में एक एक बबल और कर दो, तो सब में -1 की जगह 0 हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, तो इस बात का प्लीज प्लीज ध्यान रखिएगा। चलिए, सो OMR फिलिंग ये तो सब आप जानते ही हैं, ये शीट आपने देखी है। अब जो भी एग्जाम्स, जो भी टेस्ट आप घर पर देंगे वो सिम्युलेटेड कंडीशंस में देनी है, यानी बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल वाली कंडीशंस में देनी है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सारा खेल मैं दोबारा बता देती हूँ।
स्पीड विथ एक्यूरेसी का है। नंबर 1 हमें स्पीड विथ एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। नंबर 2 हमें सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अवॉइड सिली मिस्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ो, जितना भी करो उतना सही करना है। एंड नंबर 3 अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। जो नहीं आता है उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए, तुक्का मत मारिए। होता क्या है, अपने को +4 नजर आते हैं, उस समय कभी -1 नजर नहीं आता, पर अपने को वो -1 ध्यान में रखना है। आप कहोगे मैम तो क्या तुक्का ही नहीं मारूं? मारो, पर कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आपको 50-50 लग रहा है तो तुक्का मार दो, पर अगर आपको एक <50 लग रहा है या 20-30% ही मुझे आता है, 40% आता है, इसको छोड़ कर आओ, छोड़ कर आओ। क्योंकि मानकर चलो कि उस दिन पूरी कायनात आपको डॉक्टर बनने से रोक रही है और उसमें आपको डॉक्टर बनना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं करना। स्टूडेंट, ज्यादातर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन पॉजिटिव मार्क्स कम के कारण नहीं, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने के कारण रुक जाता है। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। और हमेशा ध्यान रखिए कि मिस्टर या मिस के पहले मुझे वो DR डॉक्टर चाहिए, मुझे वो व्हाइट एप्रन चाहिए, मुझे वो स्टेथोस्कोप चाहिए। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी बातों को, इस हाई स्कोरिंग स्ट्रैटेजी को हम अब से हर मॉक टेस्ट में फॉलो करना शुरू करें। ठीक है, सो ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू।